हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश और आज हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस टॉपिक को हम डिटेल से एनालाइज करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, आपने अगर 1909 और 1919 का अधिनियम, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो चलो, तो भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर बात करें, तो भारत शासन अधिनियम जो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, तब क्या हुआ कि भारत में जो संवैधानिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो घटनाक्रम चला, उसी का परिणाम 1935 का भारत शासन अधिनियम था। इसमें क्या था कि इसमें इस भारत शासन अधिनियम 1935 इसकी कोई उद्देश्य का रहित था, इसकी कोई उद्देश्य का नहीं थी, इसलिए इसकी कोई भूमिका स्पष्ट साफ हो नहीं पाई। इसलिए इसमें क्या था, बर्मा का संविधान भी इंक्लूड था। बर्मा का संविधान इंक्लूड होने के साथ साथ इसमें क्या थे, 478 धाराएं, 478 धाराएं और 16 अनुसूचियां थी। 16 अनुसूचियां, 16 अनुसूचियां, 478 आए और 16 अनुसूचियां। और जब ये बर्मा का संविधान इससे अलग हो गया, क्योंकि भारत अगर बात करें म्यांमार, जो वर्तमान में म्यांमार है, उसको अगर बात करें अलग होने की, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग हो गया। तो उसमें एक अदन भी था और बरार भी था, वो आगे डिटेल्स उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। इसमें क्या था कि 478 धाराएं और 16 अनुसूचित थी। जब बर्मा का संविधान अलग हुआ, तो इसमें 321 अनुच्छेद, इसमें क्या हुआ कि बर्मा का संविधान अलग हो गया, फिर इसमें 321 अनुच्छेद बचे और 10 अनुसूचियां बची। और ये 1935 का अधिनियम 2 अगस्त 1935 को पारित हो गया। पारित कब हुआ है? 2 अगस्त 1935 को ये पारित हुआ। अब इस डिटेल को जब अगर बात करें इस भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो इसमें क्या है कि हम पहले इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके परिस्थितियां, वो कारण पढ़ेंगे किस कारणों से इसको लागू करना पड़ा। तो हम पहले इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। विशेषताएं, बात करें विशेषताएं की, तो इसमें क्या ब्रिटिश प्रांत और साथ में ब्रिटिश भारतीय प्रांत प्लस देसी रियासत, देसी रियासत, इनको मिलाकर क्या था, भारत संघ का निर्माण एक उद्देश्य था। ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासत, इनमें 11 प्रांत थे और 11 प्रांत और 6 कमिश्नर सेक्टर भी थे उस समय, 6 कमिश्नर सेक्टर। तो इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ का निर्माण था। अगर बात करें एक दूसरी विशेषता ये थी, इसमें क्या कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन समाप्त, और इसको केंद्र में लागू कर दिया। कहाँ कर दिया? केंद्र, सेंटर में लागू कर दिया इसको, द्वैध शासन को। प्रांतों से इसको हटा दिया गया। एक था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। तो इसका एक इम्पोर्टेंट है, डेट आप याद रखें, 1 अप्रैल 1935। इसमें क्या था, एक गवर्नर, 2 उप गवर्नर और 15 निदेशक, 15 निदेशक थे। अगले की बात करें तो उड़ीसा और सिंध प्रांत की, उड़ीसा और जो सिंध था, इसके 2 नए प्रांत बना दिए गए। 2 नए प्रांत बनाए गए। उड़ीसा और सिंध के 2 नए प्रांत बनाए गए।
बात करें संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय 1937 दिल्ली में स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना की जिसके तहत 1937 में दिल्ली के मान इसकी स्थापना कर दी गई संघीय न्यायालय की। इसमें क्या था, एक न्यायाधीश, 6 अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति होती थी वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होती थी। नियुक्ति कौन करता था इनकी, नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। अगले की बात करें तो वो है महाअंकेशक, जिसको आज वर्तमान में क्या बोलते हैं हम, नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक। महाअंकेशक, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। इसका जो महालेखा परीक्षक का जो पद था वो एक न्यायाधीश के समान ही था। किसके समान था, न्यायाधीश के समान, न्यायाधीश के। और इसकी रिपोर्ट है, इस महाअंकेशक, इस नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट थी वो विधानमंडल में पेश की जाती थी, विधानमंडल में पेश की जाती थी। चलो, म्यांमार, बरार और अदन। इसमें क्या है कि म्यांमार को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पृथक कर दिया गया भारत से। एक्ट ऑफ 1935 के तहत इस म्यांमार को क्या कर दिया, भारत से पृथक कर दिया गया। और अदन की बात करें तो इस अदन को क्या है, भारत सरकार के नियंत्रण से निकालकर, भारत सरकार के नियंत्रण से हटाकर इंग्लैंड उपनिवेश विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। इस अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से हटाकर इंग्लैंड उपनिवेश विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। बरार, इसमें क्या है कि वैधानिक दृष्टि से, अगर वैधानिक बरार की बात करें तो वैधानिक दृष्टि से, वैधानिक दृष्टि से हैदराबाद का जो निजाम है, हैदराबाद निजाम के अधीन कर दिया गया इसको। अगर वैधानिक दृष्टि की बात करें तो इसको हैदराबाद निजाम के अधीन कर दिया गया। और अगर बात करें प्रशासनिक दृष्टि से तो इसको मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। मध्य प्रांत का इसको एक अंग बना दिया गया। इसको आप एक बार फिर से अगर नहीं समझ आया तो रिवाइज कर लेना। देखो, वैधानिक दृष्टि से क्या हैदराबाद के निजाम के अधीन कर दिया गया और प्रशासनिक दृष्टि से क्या कर दिया, मध्य प्रांत का एक अंग बना दिया गया, जिस पर नियंत्रण किसका था, गवर्नर का। इसलिए गवर्नर का एक मध्य प्रांत का अंग बन गया। बरार अदन को इस इंग्लैंड उपनिवेश विभाग के अधीन कर दिया गया और म्यांमार को जो उसको बर्मा बोला था वो 1935 अधिनियम के तहत इसको भारत से पृथक कर दिया गया। अब बात करें इसमें संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग था, केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग, केंद्र के लिए तो संघ लोक सेवा आयोग। प्रांतों के लिए अलग से लोक सेवा आयोग की प्रावधान किया गया और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान था।
संयुक्त लोक सेवा आयोग। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रांत क्या है जिसका एक ही आयोग का भी प्रावधान था। मताधिकार का विस्तार, अगली विशेषता है मताधिकार का विस्तार। प्रांतों में 10% जनसंख्या को मताधिकार का विस्तार दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्टर, 10% जनसंख्या का दिया गया मताधिकार इसमें दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, अगली विशेषता है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। इसमें क्या किया, मजदूरों को, महिलाओं को और दलित वर्ग को, इनको भी क्या दिया गया, मताधिकार का मौका दिया गया। महिलाओं, मजदूरों, दलित वर्ग, पिछड़ी जातियों, इनको भी क्या दिया गया, मताधिकार का अधिकार दिया गया। और अगर और विशेषता अगर हम देखना चाहें तो ये क्या था, विस्तृत संविधान था 1935 का, विस्तृत संविधान, क्योंकि इसमें बर्मा का संविधान इंक्लूड था इसलिए लंबा चौड़ा संविधान हो गया। और श्वेत पत्र की भी इसमें प्रावधान कर दिया गया। जब गोलमेज सम्मेलन 1999 उसी के जो निष्कर्ष थे उसी के आधार पर श्वेत पत्र का भी इसमें जोड़ दिया गया। और उद्देश्य का रहित, यह हम पहले डिस्कस किया था, उद्देश्य का रहित संविधान, इसमें अपने कोई उद्देश्य का, ये संविधान संशोधन था, इसका उद्देश्य का नहीं थी, उद्देश्य का रहित संविधान था। चलो ठीक, अब देखो बात करते हैं हम परिस्थितियों की कि क्या वो हम परिस्थितियां फर्स्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928, जब साइमन कमीशन की चेतावनी दी थी कि भारतीय अपना संविधान एक अलग बनाए, तब नेहरू इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले बात कर ले अध्यक्ष की, मोतीलाल नेहरू। इन्होंने 8 सदस्यीय समिति थी, 8 सदस्यीय समिति, इन्होंने दिल्ली के अंदर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 8 सदस्यीय समिति थी दिल्ली के अंदर, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू की। इसमें क्या किया कि 28 फरवरी कब बुलाई है, 28 फरवरी 1928 को, 28 फरवरी 1928 को यह बुलाई गई बैठक, और 10 अगस्त 1928 को प्रतिवेदन दिया इन्होंने कि भारतीयों के लिए एक संविधान होगा जो सभी दलों को मंजूर हो और सभी भारतीयों के लिए समान हो। एक ये भी था, इसके कारण भी ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरा की बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना का 14 सूत्रीय योजना, 14 सूत्रीय योजना। इसमें क्या था कि जब नेहरू जब ये समिति बनी तो इसमें क्या कि मुसलमानों को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल में अलग से भाग न देना या अलग से पृथक से निर्वाचन न देना, इसलिए जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रखी। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर अदा करता है। थर्ड की बात करें, ब्रिटिश संसद में श्वेत पत्र प्रस्तुतिकरण, ब्रिटिश संसद में श्वेत पत्र प्रस्तुतिकरण भी एक इम्पोर्टेंट इसका रोल रहा, ये भी आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब देखो अगली, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930,
ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा इसमें कि भारत शासन अधिनियम 1935 को लागू होने में, क्योंकि उस समय 1930 में सहयोगी अवज्ञा आंदोलन चल रहा था गांधी नेतृत्व में। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी 12 मार्च, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं हम, अगर ये टॉपिक आ गया तो इससे थोड़ा सा इसका भी डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लें इसको। 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी की ओर कूच किया, साबरमती से दांडी की ओर कूच किया। दांडी कूच कर 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को वहां नमक बनाया और ये दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाया और नमक कानून तोड़कर, इसे याद रखो, सोल बनाया। ये भी एक इम्पोर्टेंट इसमें रोल था। अगले की बात करें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इसमें रोल था। अगर थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक ये चला। इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें, थोड़ा डिटेल से पढ़े तो उद्घाटन करते थे सम्राट जॉर्ज पंचम। सम्राट जॉर्ज पंचम याद रखें। अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। भारत की तरफ से अगर बात करें तो भारत की तरफ से भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सरपू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी और आगा खां, इन्होंने भारत की तरफ से नेतृत्व पर भाग लिया। इसमें क्या है कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस की तरफ से इसमें इस फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग नहीं लिया गया। अब देखो, जिस फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात कर रहे थे उसमें क्या था कि राजस्थान में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के रूप में 3 राजाओं ने राजस्थान से भाग लिया। कौन कौन से? बीकानेर, अलवर और धौलपुर। बीकानेर से महाराजा गंगा सिंह, याद रखें, महाराजा गंगा सिंह। अलवर से जय सिंह और धौलपुर से उदयभान सिंह। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के रूप में इन्होंने भाग लिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के रूप में। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस के नेतृत्व के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया और भीमराव अंबेडकर, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय,
इन्होंने भाग लिया। जब ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन था ये बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया, क्योंकि इसमें कोई निर्णय नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि यह सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का कोई हल सांप्रदायिक निर्वाचन पर जो सांप्रदायिक पद्धति थी उसका विस्तार था, उसका कोई हल नहीं निकला। इसलिए सेकंड गोलमेज सम्मेलन था उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। देखो थर्ड गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 16 दिसंबर 1932 के बीच में थर्ड सम्मेलन हुआ। भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। इस बार कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, फिर से कांग्रेस ने भाग इसमें नहीं लिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसमें भाग लिया था। बात करें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन की, तो भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। अब इतनी देर हमने जो परिस्थितियां पढ़ी, कारण पढ़े कि किन कारणों से इन भारत शासन अधिनियम को पारित करना पड़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रावधान की, इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए। प्रावधान की बात करें तो अखिल भारतीय संघ इसमें प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ जिसमें 11 प्रांत और 6 कमिश्नर, आयुक्त प्रांत की बात है 6 और 11 गवर्नर प्रांत की, इसमें इसको अखिल जोड़ के एक अखिल भारतीय संघ बनाने के प्रावधान किया गया, जिसमें देशी रियासतों को क्या कर दिया गया, स्वैच्छिक पर छोड़ दिया गया। अगर वो देशी रिवायतें भारतीय संघ में शामिल होना चाहती है तो वो अपने हो सकती हैं। और गवर्नर प्रांत और आयुक्त को क्या कर दिया, शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया, संघ में शामिल होना अनिवार्य कर दिया। किसका? गवर्नर प्रांत का जो 11 थे और आयुक्त प्रांत कितने थे, 6, कमिश्नर 76। इसमें देशी रियासतों को क्या कर दिया, स्वेच्छा पर छोड़ दिया कि वो संघ में शामिल होना चाहिए या फिर स्वतंत्र रहना चाहिए। फिर देखो बात करें शक्तियों का विभाजन, तो इसमें शक्तियों को क्या किया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में तो केंद्र के विषय, प्रांतीय में प्रांतों के या राज्यों के विषय, और समवर्ती में जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। अब संघ सूची में उस भारत शासन अधिनियम 1935 में 59 विषय रखे गए, और प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे गए, और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। अब देखो संघ सूची में कौन कौन से, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, तार और जहाज, इन मामलों को क्या कहा, संघ सूची में रखा गया। अगर प्रांतीय सूची की बात करें तो प्रांतीय सूची में शिक्षा, सिंचाई, कृषि उद्योग, पुलिस आदि, शिक्षा, सिंचाई, कृषि उद्योग, पुलिस आदि। और समवर्ती सूची की बात करें जिन पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, उन 36 विषय थे, जिसमें विवाह, वसीयत, तलाक, प्रेस, खान और श्रम मंत्रालय आदि इनमें इस समवर्ती सूची में रखे गए। बात करें विशिष्ट उपबंध की, तो विशेष उपबंध की शक्तियां किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी। चलो तो कुछ और प्रावधान है वो देखिए। तो देखो फ्रेंड्स, केंद्र में द्वैध शासन का ढांचा, इसके अंदर हम देखो केंद्र का द्वैध शासन का ढांचा पढ़ते हैं। इसमें क्या था कि आपने 1935 अधिनियम में वो प्रांतों से द्वैध शासन पद्धति को उठाकर सेंटर में, केंद्र में लागू कर दिया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन का ढांचा किस प्रकार था उसको देखो। केंद्रीय विषय, इसमें केंद्रीय विषय को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषय के बारे में पढ़े तो गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग अंडर में 3 परामर्शदाताओं की नियुक्ति, इसके अंदर गवर्नर जनरल के अधीन 3 परामर्शदाताओं की क्या की जाती थी, नियुक्ति की जाती थी, जिसमें अंतरिक्ष, सेना, विदेशी मामले और धार्मिक मामले, इन मामलों को क्या किया गया, इसके अंदर आरक्षित विषय में दर्जा दिया गया। इन आरक्षित विषय में इन मामलों को रखा गया। ये क्या थी, विधानमंडल के प्रति अनुत्तरदायी थी। ये क्या थी, जो आरक्षित विषय थे
ये विधानमंडल के प्रति अनुत्तरदायी थी। कौन? 3 परामर्शदाताओं की जो नियुक्ति की गई वो विधानमंडल के प्रति अनुत्तरदायी थी, उसका वो उत्तरदायित्व नहीं था। फिर बात करें हस्तांतरित विषय की, तो गवर्नर जनरल के अंडर में बात करते हैं 10 सदस्यों का मंत्रिमंडल। इसे गवर्नर जनरल के अधीन में क्या है, 10 सदस्यों का मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जो क्या था, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व था। जो हस्तांतरित विषय है वो तो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व है, जिनमें 10 सदस्यों का मंत्रिमंडल था, और इसमें 3 परामर्शदाताओं की नियुक्ति जो क्या थी, विधानमंडल के प्रति अनुत्तरदायी थी और ये उत्तरदायी थी, इसको याद रखें। अब देखो केंद्र में विधायिका का विस्तार, बात करें केंद्र में विधायिका का विस्तार, तो राज्य परिषद जिसको राज्यसभा बोले 260 सीटों का प्रावधान किया गया। इसमें कितने सीटों का किया गया? 260 सीटों का इसमें प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत 156, ब्रिटिश भारत के जो प्रांत है 11 प्रांत है, उनमें से 156 सीट तो उन ब्रिटिश प्रांतों में डिवाइड की गई, जिसमें से 260 में से राज्य परिषद राज्यसभा में टोटल 260 सीटें थी, जिनमें ब्रिटिश प्रांत से तो 156 सीट आएंगी, और देशी रियासतों के सदस्य कितने आएंगे? 104 सदस्य देशी रियासतों के आएंगे, और ब्रिटिश प्रांत के 156 सदस्य आएंगे। सदस्य गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त, जो सदस्य थे वो क्या थे? गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। जो 156 सदस्य हैं वो सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब बात करें इनकी, इसका कार्यकाल, इन जो सदस्य थे इन सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष का रखा गया, याद रखें 9 वर्ष का इंपॉर्टेंट है, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का रखा गया, और 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते थे। इनमें इन टोटल सदस्यों में 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक हर 3 वर्ष के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते थे, इस चीज को भी आप ध्यान रखें। बात करें केंद्रीय विधानसभा के अंदर 375 सीटों का प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधानसभा की बात करें तो इसमें 375 सीटों का प्रावधान किया गया, जिनमें 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो प्रांतों के प्रतिनिधि, जिसमें इसमें क्या थे प्रांतों के प्रतिनिधि 156, तो इसमें प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे? 250, और देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें तो थे 104 और इसमें 125। बात करें इनकी, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष, और इस राज्य परिषद के थे 9 वर्ष, और इस केंद्रीय विधानसभा कितना कार्यकाल है? सदस्यों का 5 वर्ष। गवर्नर जनरल को विघटन की शक्तियां प्रदान की गई, जो गवर्नर जनरल था उसको केंद्रीय विधानसभा की विघटन की शक्तियां भी प्रदान की गई। चलो, तो इसको आप अच्छे से समझें। और अब हम जो आगे इस 1935 के भारत शासन अधिनियम की जो आलोचनाएं हैं, और कुछ आपके प्रावधान हैं, और कुछ आपके कमेंट्स, वक्तव्य प्रमुख किसने क्या क्या कहा, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वो हम PDF के माध्यम से PPT पे पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 की आलोचना, इसकी कुछ आलोचनाएं रही, उसके बारे में पढ़ते हैं। यह अधिनियम भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सका। जो भारतीय जनता इस अधिनियम से जो आकांक्षा रख रही थी, जो उम्मीदें लगाई हुई थी, वो अधिनियम इस बात की क्या नहीं कर सका, पूर्ति नहीं कर सका। बात करें कि यह अधिनियम मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को नहीं बढ़ा सका। ये जो मंत्रिपरिषद के सामूहिक जो उत्तरदायित्व थे उनके सिद्धांतों को यह अधिनियम नहीं बढ़ा सका। क्यों नहीं बढ़ा सका? देखो, क्योंकि सांप्रदायिकता का राजनीतिक विषमता काफी अधिक थी। जो सांप्रदायिकता थी वो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अधिक थी, उसको बढ़ावा दिया गया था, वो फैली हुई थी, विषमता उसकी अधिक थी। बात करें नेक्स्ट की, तो नाम मात्र की प्रांतीय स्वायत्ता, इस अधिनियम में केवल नाम मात्र की प्रांतीय स्वायत्ता दी गई। जो वास्तविक स्वायत्ता अगर हम माने तो वो इसमें इस अधिनियम में कहीं नजर नहीं आई। बात करें राजनीतिक कैदियों की रिहाई को लेकर कांग्रेस, मंत्रिमंडल और गवर्नर जनरल के मध्य मतभेद होता रहा। जो राजनीतिक जो स्वतंत्र आंदोलन में जो कैदियों, जो स्वतंत्र सेना में भाग ले रहे थे, उनकी रिहाई को लेकर कांग्रेस, मंत्रिमंडल और गवर्नर जनरल के क्या होता रहा, बीच में मतभेद होता रहा। अब बात करते हैं प्रमुख की वक्तव्य या कमेंट्स की, कि इस अधिनियम पर किस किस ने क्या कमेंट किए और क्या क्या प्रमुख वक्तव्य हैं। तो इसमें फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 ने हमें एक ऐसी मोटर दी है जिसमें ब्रेक तो अनेक है परंतु इंजन कोई नहीं। मतलब बिना इंजन की एक ऐसी मोटर दी, इसके ब्रेक बहुत है मगर इंजन कोई नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा कि ये अधिकारों का नहीं, दासता का चार्टर है। इस अधिनियम के बारे में कहा कि ये अधिकारों का नहीं, दासता का चार्टर है। फिर देखो, मदन मोहन मालवीय ने कहा कि नवीन संविधान द्वैध शासन में निष्कृष्ट है। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि नवीन संविधान है वो द्वैध शासन में निष्कृष्ट है। फिर बात करें राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि बहुप्रशंसित प्रांतीय स्वराज्य प्रस्ताव था, वो क्या था, गवर्नरों को स्वराज्य देता है, वो गवर्नरों को स्वराज्य देता है।
तो ओके फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको इस बैच से जुड़े रहें ताकि हम इस पूरे बैच को कंप्लीट करेंगे ताकि आपका पूरा बैच इस राजनीति और मॉडर्न हिस्ट्री का आपसे कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।